हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है। होप आशा करता हूं कि आप लोगों ने रिफ्रैक्शन वाला पार्ट यानी कि जिसमें नॉर्मल शिफ्ट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मैं पढ़ाया था उसको आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। और मैं बताया था कि इसमें अब आज का जो सेशन है वो न्यूमेरिकल वाला सेशन है। तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों एक ही है। न्यूमेरिकल्स मान लो या थ्योरी मान लो, समझ में आ रही बात। और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण निकालने वाले हैं हम लोग शिफ्ट। ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट पढ़ने वाले हैं, लेटरल शिफ्ट पढ़ने वाले हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर मिरर को और ग्लास स्लैब को कंबाइन करके क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, जो एडवांस के लिए ज़्यादा है। ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन रिफ्रैक्शन या सिंपल रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं क्या कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग ऑलरेडी शिफ्ट पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, तो उसी का एप्लीकेशन है। और देखो बहुत मजेदार है। ठीक है। तो मान लो कि ये कोई सरफेस है यानी कि इंटरफेस है, ये है इंटरफेस। और भाई ये जो है हमारा यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई ऑब्जेक्ट जो हम लोग रखते थे तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे, हमेशा सरफेस से मेजर करते थे। तो ये सरफेस से हम लोग मेजर कर दिए, कितना भाई, x। अब देखो ध्यान से कि अगर इसका तुम इमेज बनाओगे तो यानी कि ये जो यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर है ना, तो इसको कहां नजर आएगा भाई। तो अगर यहां से हम इसका इधर की तरफ इमेज बनाएं तो इधर जाएगा। तो अगर ये आई है, ये आई है, तो ये क्या होता था, आर होता था, है ना। और इसका अगर हम इधर बढ़ाते थे तो यहाँ पे इमेज बनता था, यानी ये शिफ्ट हो जाता था, जिसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट बोलते थे और हम लोग वो पढ़ भी चुके हैं। तो अब ये जो इमेज बना तो इसकी जो डिस्टेंस होगी सरफेस से वो y होती थी, एंड दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ। याद है ना, शिफ्ट में पढ़ाए थे। तो उसी का यूज करके हम लोग वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, वी नो, क्या जानते हैं कि सर एपरेंट डेप्थ और अपॉन में एक्चुअल डेप्थ जो होता है वो कितना होता है, तो होता है μ2 और अपॉन में μ1। ये याद है तुमको। तो हेयर एपरेंट डेप्थ यानी जहां पे इमेज बन रहा है कितना है, y। और एक्चुअल डेप्थ जहां पे ऑब्जेक्ट है कितना है, x, इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो y की वैल्यू कितना लिखोगे, μ2 और अपॉन μ1 इंटू x। अगर देखा जाए तो y क्या है बाबू, डिस्टेंस है, किसका, इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में। और ये x क्या है बाबू, डिस्टेंस है, किसका, ऑब्जेक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में। है कि नहीं है, बताओ। तो हम वेलोसिटी निकालना है ना, तो क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टी। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इंटू डी एक्स और अपॉन में डी टी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए अब इसको हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। क्या है ये, डी वाई अपॉन डी टी है। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, यह है आपका वेलोसिटी किसका, जहां पे इमेज बन रहा है, यानी कि इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में। यानी कि वेलोसिटी है इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। और अगर dx अपॉन dt लिखते हैं तो ये क्या है, वेलोसिटी किसका है, ऑब्जेक्ट का है, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। है कि नहीं है। यानी क्या है, ये वेलोसिटी है ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू
सरफेस। तो तुम लिख सकते हो इसको क्या भाई कि सर ये जो है वेलोसिटी है इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू μ2 और अपॉन μ1 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। बस खत्म। यही कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी निकालने का। अब तुमको बर्ड का बोले, फिश का बोले, किसी का भी बोले, कैसे भी बोले, आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो फटाफट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, 2-3 फटफट चेंज करके, है ना। चलिए देखते हैं भाई। तो भाई कुछ नहीं करना, इसी में हम क्वेश्चंस बना देते हैं ना फटाफट करके। तो मान लो कि क्या कर रहे हैं हम, ये कंडीशन याद रखना है। तो यहां पे मैं मान लिया ऑब्जेक्ट की जगह पर एक फिश है और ऑब्जर्वर की जगह पर एक बर्ड है। ठीक है, ये बर्ड है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि बर्ड जो है ना दौड़ रहा है नीचे की तरफ, कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये फिश जो है ऊपर दौड़ रहा है कितना से, तो 12 मीटर पर सेकेंड से मान लेते हैं। समझ में आ रहा है बात। और ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस मान लीजिए ये भी दौड़ रहा है ऊपर की तरफ कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड से। सबका हम ले लिए हैं, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सारा उसमें इन्वॉल्व है, एक ही क्वेश्चन में सारा खत्म है ना। अगर तो देखो क्या होता है, तो हमें निकालना है क्वेश्चन में केस 1 में कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। समझ में आ रहा है बात। अब दूसरा केस में क्या निकालना है, पहला हो गया, दूसरा में कि केस 2 यानी कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय फिश। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले यानी एक बार कौन है, बर्ड देखेगा किसको, फिश को, तो कितना स्पीड से नजर आएगा। और दूसरा में क्या बोले हैं कि जब फिश देखेगा बर्ड को तो ये कितना स्पीड से दौड़ता हुआ नजर आएगा। जबकि ये सरफेस भी दौड़ रहा है कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये रेस्ट में भी हो सकता है, तो अगर रेस्ट में होगा तो सरफेस का वेलोसिटी 0 कर देना, अगर मोशन में होगा जितना दिया रहेगा उसका वैल्यू पुट कर देना, है ना, कुछ नहीं करना था। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, फर्स्ट केस। तो पहला केस में क्या है कि ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जेक्ट यानी किसको ऑब्जर्व कर रहा है भाई, तो फिश को ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता चले कि कौन सा μ2 है और कौन सा μ1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम इसका स्पीड निकालेंगे ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तब जाकर के बर्ड के रिस्पेक्ट में निकलेगा। समझ में आ रहा है बात। तो क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो हम पहले पढ़ेंगे फॉर ग्राउंड। ग्राउंड के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बराबर μ2 और अपॉन μ1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो vi माइनस ऑफ vs। अच्छा, ये i किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअली में। ये तो लिख दिए। अब बताओ, ये तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे कौन है, फिश है। तो फिश एक्चुअली में नजर आएगा, उसका इमेज नजर आएगा दौड़ता हुआ, किसको, बर्ड को। तो भाई ये पहले हम इमेज निकालेंगे किसका, फिश का। तो vi स्पीड माइनस, अब देखो यहां पे तो साइन कन्वेंशन, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी हो उसको प्लस लेना, और अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी हो तो उसको माइनस लेना। तो ये ऊपर है तो प्लस, तो कितना 1 इज इक्वल टू μ2 ऑब्जर्वर बर्ड यानी 1, μ1 यानी ऑब्जेक्ट यानी फिश, कहाँ, पानी में। तो कितना है पानी का ले लेते हैं कुछ, 4/3 ले लेते हैं। तो 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फिश कितना से दौड़ रहा है, 12 से, तो 12 ऊपर दौड़ रहा है ना, तो +12 माइनस सरफेस भी दौड़ रहा है क्या, हाँ, कितना ऊपर दौड़ रहा है, कितना 1 से, तो 1 खत्म। अब इसको आप 3/4 कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इज इक्वल टू, ये 3/4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
अब इसको उधर 1 लेके जाओ तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना निकल गया, इसको उधर लेके जाओ तो 3/4 इंटू 11, यानी कि डायरेक्ट में लिखता हूँ यार 33/4 प्लस 1 37/4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया, ग्राउंड से जब देख रहा होगा कोई तब उसको फीस 37/4 मीटर पर सेकेंड से नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव यानी कि ऊपर के तरफ। लेकिन हमको किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, बर्ड के द्वारा, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, बर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं तो लिखते हैं भाई किसका वेलोसिटी, किसका भाई वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू किसके भाई, बर्ड के रिस्पेक्ट में। चलो बर्ड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी किसका चाहिए, फिश का चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, बर्ड के रिस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो ये फिश में 12 मत यूज कर देना क्योंकि पानी के अंदर है ना, तो एपियर कितना स्पीड से नजर आ रहा होगा 37/4 से, तो यही यूज करना है। तो क्या 37/4 प्लस में और माइनस बर्ड किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो -20। तो क्या लिख दोगे इसको 37/4 और प्लस 20, 37 प्लस 80 और बाय 4, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड कितना आ गया 80 और प्लस 20 117 बाय 4 मीटर पर सेकेंड। देखो ये प्लस आ रहा है ना, यानी कि फिश ऊपर ही नजर आता, दौड़ता हुआ नजर आएगा, बर्ड को कितना स्पीड से 117/4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, देखना है कौन ऑब्जर्वर है, कौन ऑब्जेक्ट है, किसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है जानना, आपका क्लियर है। चलिए और अब हम लोग सेकेंड केस बनाते हैं, ठीक है ना। चलो सेकेंड केस बनाते हैं भाई। चलो केस 2 हम लोग देखते हैं क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय फिश। यानी कि अब यहां पे बताओ ऑब्जेक्ट कौन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको देखना है, बर्ड को देखना है, तो बर्ड हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर कौन है, यानी कौन देख रहा है, तो फिश देख रहा है, तो फिश हो गया। समझ में आ रहा है बात, तो लिख दो। पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलोगे कि नहीं चलोगे, तो पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ सरफेस फॉर्मूला होता है μ2 और अपॉन μ1 इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, vi माइनस vs बराबर μ2 और अपॉन μ1 इनटू vo माइनस ऑफ vs। बताइए भाई इमेज का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो लिख देंगे vi माइनस सरफेस, अगर 0 होता तो 0 लिखते, ऊपर जा रहा है प्लस में तो प्लस में, तो +1 बराबर μ2, यानी कि ऑब्जर्वर वाला, फिश है ऑब्जर्वर, तो पानी है यानी कि 4/3 और अपॉन μ1 यानी कि ऑब्जेक्ट वाला, तो बर्ड यानी हवा में है, तो 1 इंटू, अब ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड है, तो बर्ड किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, कितना से 20 से, तो नीचे वाला क्या लेंगे माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे -20 और फिर माइनस फॉर्मूला में, और सरफेस ऊपर जा रहा है तो +1, तो 1, ठीक है। तो vi इज इक्वल टू ये 4/3 इंटू -21, सेवन से माइनस से, तो ये vi कितना आ गया बाबू, तो -28 अब प्लस इधर जाके 1, कितना -27 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर कोई बंदा पानी के अंदर ग्राउंड में बैठा हुआ होगा तो उसको ये बर्ड नीचे नजर आता है, नीचे दौड़ता हुआ नजर आएगा, माइनस में है ना, कितना से 27 से, लेकिन है कितना एक्चुअली में 20, लेकिन नजर कितना से आएगा 27 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ रही बात। और अब हम देख लेते हैं कि फिश के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाले हो ना, तो फिश के, तो वेलोसिटी किसका निकालना है, मुझे बर्ड का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो फिश के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बर्ड, फिश, बर्ड का निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, फिश के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बर्ड का वेलोसिटी और माइनस किसका भाई, तो फिश का वेलोसिटी,
अच्छा ठीक, तो बर्ड का वेलोसिटी तो है 20, लेकिन वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पानी के अंदर से देख रहे हैं ना, तो एम्पियर कितना सो रहा होगा -27 से, तो -27 और फिर माइनस, और फिश किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, कितना भाई 12, तो +12, तो कितना आएगा बाबू ये, तो -27 और ये -12, तो कितना आ रहा है बताओ मेरे को, तो 27 और 10 37 और 2 मैंने -39 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि ये पक्षी नीचे दौड़ रहा होगा कितना से, 39 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इसको कौन देख रहा होगा, तो फिश देख रहा होगा। समझ में आ रही बात को। तो मेरा कहने का मतलब, तुम किसी के रिस्पेक्ट में किसी को भी निकाल सकते हो, जो जीरो है उसको जीरो लिख लो, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ले लो, अगर मोशन में तो मोशन में ले लो, नीचे दौड़ रहा है, ऊपर दौड़ रहा है, दाएं दौड़ रहा है, बाएं दौड़ रहा है, आप साइन कन्वेंशन यूज करो और क्वेश्चंस बनाओ। समझ रहे बात को। चलो तब हम लोग देखते हैं क्या चीज, शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट किसके कारण, ग्लास स्लैब के कारण। ठीक है, चलो ये शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये आप जो है ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे। जैसे क्या है कि मान लो कोई टेबल है और टेबल के अंदर कोई पेपर रखा हुआ है और उसके ऊपर अगर ग्लास का एक स्लैब रखा हुआ होता है, तो जो लेटर है आपका जो पेपर का, वो लेटर जो है कुछ अलग जगह पे दिखाई देता है एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है, तो वो क्या है, कितना शिफ्ट हो गया है ना, उसी शिफ्ट को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं किसमें, आज के डेरिवेशन में। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, तो जब हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो शिफ्ट जो है आपका ग्लास स्लैब के कारण, ये दो तरह का शिफ्ट है आपका। ठीक है, इस शिफ्ट में पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेटरल शिफ्ट। ठीक है, और दूसरा जो शिफ्ट होगा उसका नाम रहेगा नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, यानी कि नॉर्मल यानी कि जो हम जिस डायरेक्शन में देखेंगे तो ग्लास जो स्लैब है, ग्लास स्लैब के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा इमेज का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो सबसे पहले देखते हैं लेटरल शिफ्ट। तो देखो मान लो कि हम पढ़ाए थे कि रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट सरफेसेस और ग्लास स्लैब। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है हमारा, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये कि ग्लास का स्लैब है, समझना ध्यान से, बहुत ही आसान है। ये क्या है भाई, ये ग्लास का स्लैब है। ठीक है, यानी ये ग्लास का स्लैब है, ये है ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब की कुछ थिकनेस होगी, तो मान लो ये थिकनेस कुछ, तो मान लो ये थिकनेस है कितना, मान लिया भाई थिकनेस क्या है, टी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम लोग कौन सा शिफ्ट पढ़ रहे हैं बाबू यहाँ पे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेटरल शिफ्ट। यहाँ लिख देते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट, लेटरल और शिफ्ट। ठीक है, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या है देखो, मान लो कि कोई एक रे ऐसे आया होगा, चलो भाई ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे अगर हम नॉर्मल डालेंगे इस सरफेस पे, तो ये हमारा क्या है, आई है कि नहीं है। और ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है, तो ये रेयर मीडियम होगा और डेंसर मीडियम होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि ये जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। और अगर ये आई है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और फिर यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हम डालेंगे नॉर्मल, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये ग्लास है और ये क्या है बाबू मेरे बताओ, तो भाई फिर से ये एयर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा, इसे इधर इधर चला जाएगा फिर से, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये, अगर ये एंगल को मैं आई बोल रहा हूं, अगर ये आर बोल रहा हूं, तो ये वाला लाइन नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये भी अगर आई है, सॉरी आर है, तो ये भी कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं ई, यानी ई क्या है, एग्जिट एंगल है। ठीक है, तो इस सरफेस का नाम दे दो 1 और इस सरफेस का नाम दे दो 2, है ना। तो देखो क्या होए वो समझ जाना। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सबसे पहले, यानी जब ग्लास स्लैब पे लाइट नहीं पड़ा था तो ये लाइट ऐसे जा रहा था, तो अगर इस लाइट, ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाता भाई, तो ये जाता आपका लाइट ऐसे चला जाता। लेकिन इस ग्लास के स्लैब के कारण लाइट यहां से गया, तो ये नहीं, ये जो है ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट भी बोल सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट भी बोल सकते हो तुम, किसको, लेटरल शिफ्ट को, है ना। तो ये जो हमारा शिफ्ट है यहां से यहां तक, दिस डी है ना, दिस डी इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इस आई और इस ई में रिलेशन निकालने वाले हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्शन
एट सरफेस 1, एट सरफेस 1, तो क्या लिखेंगे μ1, यानी कि यहां इसको मानेंगे तो है ना, क्या लिखेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, स्नेल्स लॉ से, यानी कि स्नेल्स लॉ से, है ना, स्नेल्स लॉ भाई लगा देंगे। तो μ1 यानी कि इस सरफेस पे ले रहे हैं हम लोग, तो ये 1 है ये 2 है, तो क्या है भाई यहाँ पे एयर है तो 1 हो गया, आई इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 यानी कि ग्लास वाला है तो म्यू किसका, ग्लास का, आई इंटू साइन आर। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, साइन आई और अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ जी लिख रहे हो तुम लोग। चलो बहुत अच्छी बात है। अब लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, यानी इस सरफेस पे, तो इसके लिए अगर लगाओगे तो यानी ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया, तो क्या फिर से लगाएंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये कौन सा लॉ है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, भाई ये लिख दिए। अब μ1 यानी कि ये 1 और ये 2 है, तो यहां से यहां तक की बात करें हम लोग, क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे बात करें रिफ्रैक्शन 2 सरफेस पे, तो इसका μ1 की जगह पर क्या लिखेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ1 की जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास इंटू साइन आई है, तो यहाँ पे यानी कि इस सरफेस के लिए आई किसके बराबर है, तो आर के बराबर है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ आर इज इक्वल टू μ2, यानी कि बाहर वाले के लिए क्या है भाई, म्यू एयर है, यहाँ पे ये एयर है ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू के लिए फिर 1 हो जाएगा इंटू साइन आर, तो साइन और आर यानी इस 2 सरफेस के लिए आर, यानी यही रिफ्रैक्टिव एंगल है, कितना है भाई, तो ई है ना। तो फिर से देखो साइन आई हो गया ये हमारा और ये साइन ई है, तो इधर इसको लिखते हो तो क्या लिखते हो तुम लोग बताओ मेरे को, तो इधर म्यू जी इज इक्वल टू साइन ई और अपॉन साइन आर, है ना। इसको मान लो बाबू, अगर इसको मैं 1 मानता हूं तो इसको क्या मान लो 2, और 1 और 2 से चलो तो बताओ तो क्या होगा मेरे को 1 और 2 से, तो लिख सकते हो तुम लोग साफ साफ क्या कि भाई फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं भाई, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई और अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ ई और अपॉन साइन ऑफ आर, आर से ये कैंसिल हो गया तो साइन आई किसके बराबर हो गया बताओ मेरे को, साइन आई साइन ई के, यानी आई किसके बराबर हो गया, ई के। मतलब क्या मेरे बाबू कि अगर ये एयर है और अगर ये भी एयर है तो, और बीच में अगर ग्लास स्लैब है, तो ये जो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा था बाहर में उसी एंगल से निकलेगा, इसलिए ये वाला रे जो शुरू का इनिशियल रे है और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, दोनों क्या होगा आपस में, ये वाला रे और ये वाला रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। समझ में आया बात, यानी अगर ये ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब के एक तरफ अगर एयर है दूसरी तरफ भी एयर है, तो इस तरफ जो रे होगा और फाइनल जो रे निकलेगा ये दोनों क्या होगा आपस में पैरेलल होगा, और ये एंगल और ये एंगल यानी कि इनलेट एंगल एंड फाइनल एग्जिट एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। चलो तो अब हम लोग ये लेटरल शिफ्ट यानी जो डी है उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं उसको फाइंड आउट करके बहुत आसानी से। तो देखो कैसे निकालोगे इसको, इसका निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, यानी ये दोनों लाइन के बीच का गैप का डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा, है ना, तो एक हम ये एंगल बनाएंगे, ये सॉरी ये जो है हम लाइन मिलाएंगे, ठीक है। तो अगर ये डी है तो भी कितना होगा, डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो कि ये टोटल कितना है, आई है और ये कितना है, आर है। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं ऐसे, और अगर ये ऐसा लाइन सीधे अगर जा रही इधर,
तो ये टोटल एंगल किसके बराबर है, ये टोटल आई के बराबर है कि नहीं है। तो ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल समझ में आया बात को, ये अगर टोटल आई है तो ये भी टोटल आई है, और ये आर है तो ये वाला बताओ कितना है, ये है आपका आई माइनस आर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो, इसको भी यहां से आगे से बढ़ा दो और इसका नाम दे दो डी, है ना। तो हो गया ए बी, ये सी और ये डी, है ना, यहां से इसे डाल दिए। अब देखो क्या करते हैं कि हमें इस बी से सी यानी यही हमें डी को निकालना है जो कि लेटरल शिफ्ट है। तो क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू कि इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इससे क्या फायदा होगा, देखो फायदा क्या होगा, देखो ए से डी हमें पता है, ए से डी क्या है, ग्लास का थिकनेस है, कितना टी है ना, यानी ये टी है कि नहीं है। और देखो ये वाला, ये दिख रहा है तुमको हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, ए बी सी के लिए ये वाला लाइन दोनों के लिए कॉमन है ना, तो यही लाइन हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर ये एंगल देखा जाए, ये तो आर है मेरे को, तो ये आर के लिए बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो यानी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू बेस यानी कि ए से डी, और अपन हाइपोटेनियस यानी ए से बी, तो कॉस आर इज इक्वल टू ए टू डी कितना है टी, और अपन में क्या है ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, तो टी और अपॉन कॉस आर। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी का यूज कर लेंगे इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ए बी सी में, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा बाबू, ए बी सी के लिए इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो साइन ये कितना एंगल आई है ना, तो साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल टू क्या, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है ना, तो बी सी, और अपन हाइपोटेनियस कितना है ए बी, तो ए बी लिख देंगे, और इसी बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं डी, तो यानी कि साइन ऑफ आई माइनस आर को लिखेंगे डी और अपॉन में ए बी। तो हमें डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे डी का वैल्यू, कैसे भाई, तो यहां से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू, तो हेयर डी इज इक्वल टू, इधर इसको भेज दो, तो साइन, तो ए बी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, और इस ए बी की वैल्यू यहां से रख दो, तो क्या है ए बी की वैल्यू, टी बाई कॉस आर है ना, तो कितना आ गया ये टी और अपॉन कॉस ऑफ आर, यहाँ पे साइन आई माइनस आर, ये किसके डी की जगह पर है, दिस इज द फॉर्मूला, यही तुम्हारा लेटरल शिफ्ट है। ये क्या है, लेटरल शिफ्ट, क्या है बाबू, थिकनेस किसका, ग्लास का, यानी टी इंटू साइन कितना भाई आई माइनस आर और अपॉन में कॉस आर। यहां पे देखो म्यू इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी ग्लास का, फिर समझना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है किसमें, जब हम क्या निकाल रहे हैं, लेटरल शिफ्ट निकाल रहे हैं। समझ में आ रही बात। चलो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी ग्लास स्लैब के कारण अब नॉर्मल शिफ्ट में निकालने वाले हैं, ठीक है, यानी लेटरल के बाद नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पे मान लो कि यहां पे अगर तुमको एक क्वेश्चंस दे दे, है ना, तो आप क्वेश्चन से बना सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल से एक ले लेते हैं, है ना, यहां पे जल्दी सा, तो मान लो तुमसे कोई पूछे ये क्वेश्चन दे दिया, ये देखो ये ग्लास स्लैब है, एक लाइट आया ऐसे, है ना, ये दे दे 60 डिग्री और ऐसे बेंड कर जाए, ठीक है, ये ऐसे बेंड कर गया, और ये दे दे कितना डिग्री, 45 डिग्री, है ना, फिर यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएगा, ये भी कितना पे बेंड करेगा, 60 पे। तो बोल रहा है क्या, फाइंड, और ये थिकनेस कुछ दे दो, मान लो थिकनेस दे दिया कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड लेटरल शिफ्ट। तो देखो क्वेश्चंस में यहाँ पे गिवन क्या क्या है बताओ मेरे को, गिवन में क्या आई कितना है भाई, 60 डिग्री है, यही ना आई है 60 डिग्री, और ये आर की वैल्यू कितनी है भाई, तो 45 डिग्री है, और टी थिकनेस कितना है ग्लास स्लैब का, तो 10 सेंटीमीटर है। तो क्या जानते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट के लिए, वी नो
क्या भाई, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़े हो, टी आई इंटू कितना है, साइन ऑफ आई माइनस आर, और अपॉन में क्या है बाबू, तो कॉस आर। तो क्या लिखेंगे, टी की जगह पर 10 सेंटीमीटर, साइन आई माइनस आई 60 माइनस 45, और अपॉन में कॉस 45। तो ये 10 रहने दो, और ये 1/√2, तो रूट ऊपर चला गया तो √2 आ गया, और साइन और 60 माइनस 45 कितना, 15 डिग्री है ना, तो कितना आ गया, 10√2 साइन 15 डिग्री सेंटीमीटर है ना। अगर आप 15 डिग्री का वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हो तो निकालो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो इतना आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आराम से जो है लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं, कितना आया, 10√2 साइन 15 डिग्री सेंटीमीटर है ना। ये हो गया कौन सा, लेटरल शिफ्ट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो है ना, देखेंगे क्या भाई, नॉर्मल शिफ्ट। बहुत आसान है लेकिन इसको समझना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ये ग्लास जो स्लैब है आपका, ग्लास स्लैब, इसका थिकनेस आप मान लीजिए कि यहां से दिया हुआ है टी, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली मान लो बाबू है ना, नॉर्मली यानी कि यहां पे कोई आदमी इसको देख रहा है, ये इसका आदमी का आंख है ना, यहां से कोई देख रहा है ना। अब क्या है कि मान लो इस सरफेस से यहां पे ये आपका ओ पे ऑब्जेक्ट है, और यहां से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, x। समझना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहां से यानी इस सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो x है। तो भाई इस स्लैब का थिकनेस कितना है, t है, और इस सरफेस से नीचे कितना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, x पे। तो अब बोला ये जो है कहां पे देखेगा, यानी ये ऑब्जर्वर जो है हमारा, सपोज दिस इज योर ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को कहां पे देखेगा, ठीक है, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और अगर इस जगह से कहीं और देखेगा तो वो कितना शिफ्ट हुआ होगा, इसी को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, जो बेसिक फंडा बताया गया है उसी को फॉलो करिएगा आप लोग, है ना। क्या करेंगे, यहां से मान लो कोई एक रे निकलेगा, इधर से मान लो ऐसे रे गया, अब ये रे गया तो यहां से क्या होगा बाबू, मेरे को बताओ तुम, नॉर्मल यहां डालेंगे है ना। ये एंगल क्या है, आई है कि नहीं, बताओ मेरे को, आई है ना, हाँ। तो क्या होगा यहां से, देखो ये रेयर है, ये डेंसर है, ये क्या है मान लेते हैं, एयर है, और ये भी क्या मान लेते हैं, एयर है ना, और ये क्या है, ग्लास है। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ चला गया थोड़ा सा, ये एंगल कितना हो गया, आर। अब देखो ध्यान से, यानी कि इस सरफेस के कारण एक बार रिफ्लेक्शन हो चुका, तो ये भाई इसका इमेज कहां बनाएगा, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं ये यहां पे, तो यहां पे क्या इमेज बनता है, I1, यानी कि इस सरफेस के द्वारा, यानी जो सरफेस नंबर 1 है हमारा बॉटम, इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हुआ, इसके कारण जो अगर इसको हम पीछे बढ़ाए तो इसका इमेज कहां बना, I1 पे बना, ठीक है। तो मान लेते हैं इस इमेज का डिस्टेंस कुछ होगा, यहां से मान लेते हैं इस सरफेस से जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, D1 है। अब क्या होगा कि ये जो इमेज है इस सरफेस के लिए, यानी कि सरफेस नंबर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, समझ में आ रहा है बात को, यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो इस सरफेस के लिए था। अब जब यहां पे एक बार रिफ्लेक्शन हो गया तो अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाए तो यहां इमेज बना, तो यानी कि इस सरफेस के द्वारा एक बार आपका शिफ्ट हो चुका है, यानी कि तो अब इस सरफेस पे जैसे पहुंचेंगे हम, तो ये जो इमेज है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसके लिए, सरफेस 1 2 के लिए। तो भाई अब यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, है ना, तो अगर ये आर है बाबू तो ये भी कितना होगा, आर होगा, और फिर ये ऐसे भागेगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये हमारा ये आई था, ये भी कितना एग्जिट एंगल होता है, और बता चुके हैं कि अगर ये एयर हो ये भी एयर हो
तो ये इनलेट एंगल और ये एग्जिट एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, तो ई बोल दें या आर बोल दें, बात इक्वल है। अब देखो ये कहां बनाया है इस ऑब्जेक्ट का इमेज फाइनली, तो जिसको मिलाओ आगे बढ़ाओ ऐसे, देखो ये दिख रहा है, ये है I2 है ना, और I2 कहां से भाई इमेज बनाया है, इस सरफेस से, तो यहां से इसका डिस्टेंस ले लो, कितना ले लोगे भाई, तो ये डिस्टेंस हम ले लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस D, इसको D डैश ले लो, इसको तो D डबल डैश ले लो, ये वाला D डबल डैश। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अब सुन मेरे बात को, ये ऑब्जेक्ट था मेरा, था कि नहीं था, यही ना ऑब्जेक्ट था। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट था बच्चे, तो इस सरफेस के द्वारा पहले शिफ्ट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट हुआ, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, किसके द्वारा, इस सरफेस के द्वारा, फिर यानी कि इस सरफेस के द्वारा ये शिफ्ट होकर यहां पे इमेज बना, और उसके बाद इस सरफेस पे जब हम पहुंचे, तो इस सरफेस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो शिफ्ट हो चुका है यहां के बाद, तो यानी ये वाला ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, इसके लिए। इसलिए देखो यहां से रे जा रहा है, ये फाइनल ये रे जा रहा है ना यहाँ पे, और अब फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये इसका फिर फाइनल इमेज कहां बना, यहां पे। तो इस सरफेस के लिए जो इमेज बन रहा है वो ये बन रहा है, I2 बन रहा है। तो भाई हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन किसके द्वारा, एट फर्स्ट सरफेस, क्योंकि दो स्टेज पे, फर्स्ट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद शिफ्ट हुआ, और फिर सेकंड पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फिर से शिफ्ट हुआ। तो हम लोग जो है पिछले क्लास वाला वीडियो याद रखेंगे कि शिफ्ट ड्यू टू सिंगल सरफेस पढ़ाए हुए हैं, नॉर्मल शिफ्ट, तो उसी का फंडा लगा करके और हम ग्लास स्लैब के कारण शिफ्ट फाइनली निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट कहां था बाबू, ये था। अब फाइनल इमेज कहां बना, दोनों से रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां पे बना, तो ये जो डिस्टेंस है ना बाबू, यस दिस इज योर शिफ्ट, फाइनल शिफ्ट। किसके थ्रू, किसके द्वारा, इस ग्लास स्लैब के द्वारा, जिसका थिकनेस कितना है, T है। तो हम लिखेंगे भाई 1 बाय 1 चलेंगे एकदम आराम से, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, यानी 1 पे हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस 2, यानी कि सरफेस 2 कहां पे शिफ्ट किया, तो क्या लिखेंगे, याद है तुम लोग को शिफ्ट का क्या फॉर्मूला याद था, याद करो, अपरेंट शिफ्ट और अपॉन एक्चुअल लेंथ, अपरेंट डेप्थ, सॉरी अपरेंट डेप्थ और अपॉन एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू क्या था बताओ मेरे को, था μ2 और अपॉन μ1, याद है तुमको। अब ये जो तुम फंडा लगा रहे हो बाबू, ये किस सरफेस पे लगा रहे हो, तो सरफेस 2 पे, यानी इस, सॉरी 1 पे, यानी इस सरफेस पे लगा रहे हो। तो इस सरफेस के द्वारा एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां था, यहां था, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना, इस सरफेस के द्वारा कहां बना था, तो यहां पे बना था। तो ये मेरा क्या हुआ, अपरेंट डेप्थ हुआ। तो अपरेंट डेप्थ कितना है बाबू मेरे को, D डैश है। तो अपरेंट डेप्थ कितना है बच्चा, तो D डैश है, और अपॉन एक्चुअल डेप्थ कितना है बच्चा, तो यानी कि इस सरफेस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x था, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो ये x हो गया, इज इक्वल टू μ2, यानी कि जिसमें ऑब्जर्वर है। तो हम सरफेस 1 की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर कहां पे होगा, पक्का इसके अंदर होगा, ग्लास में होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे, एयर में है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको μ1 बोलते हैं, और जिसमें ऑब्जर्वर होता है उसको क्या बोलते हैं, μ2 बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर कहां पे है, ग्लास में है, तो किसका म्यू लिखेगा, ग्लास का, और अपॉन भाई क्या करेगा, यहां पे एयर का म्यू लिखेगा, कितना 1, तो वो यहां पे 1 हो गया। तो यहां से D डैश की वैल्यू आ गई, यानी कि अपरेंट डेप्थ आ गया यहां से, कि फर्स्ट इमेज जो है इसके द्वारा कहां बना है, कितना आया, μg इंटू एक्स। समझ में आ रहा बात को, ये किसकी वैल्यू आई, D डैश की वैल्यू आई, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, D डैश है।
अब हम क्या बात करेंगे बताओ मेरे को, अब किसकी बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे इस सरफेस पे, कहां पे? इनकी रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, है ना, तब उसकी बात करते हैं। तो लिखेंगे यहां पे बाबू क्या? रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2। तो बताओ मेरे को सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? अब ये तो नहीं है ना, ये है ना ऑब्जेक्ट। तो भाई हमें इस सरफेस से डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट तक का। तो ये कितना, यहां से यहां तक t, और यहां से यहां तक कितना निकाले हैं d डैश। तो फिर से यानी कि, और यानी ये I1 जो है ऑब्जेक्ट है किसके लिए? इस सरफेस के लिए। लेकिन इस सरफेस के लिए इमेज कहां पे फाइनली रिफ्लेक्टेड रही है ना, रिफ्लेक्ट इसके कहां बनाया है? तो ये बनाया है। और यहां से डिस्टेंस कितना है? d2 है, जहां पे क्या बना है? इमेज बना है। तो हम फिर से क्या लिखेंगे? एपरेंट डेप्थ और अपॉन एक्चुअल डेप्थ, और अब बराबर क्या? μ2 अपॉन μ1। क्लियर है? तो देखो यार मेरे को बताओ, एपरेंट डेप्थ मतलब कि इमेज कहां बन रहा है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? फॉर सरफेस 2 के लिए। तो भाई ये तो एक्चुअल वाला डेप्थ हो जाएगा, तो यही ना एपरेंट डेप्थ है ये मेरा, ये है I2। ये क्या है? इमेज है। किसके लिए? फाइनल, है कि नहीं है? तो भाई एपरेंट डेप्थ कितना यहां से यहां तक? तो d डैश है, तो d डबल डैश और अपॉन एक्चुअल डेप्थ। बताओ एक्चुअल डेप्थ क्या है बताओ मेरे को। तो ये जो एक्चुअल डेप्थ है यहां से लेके यहां तक का है, तो कितना है? t प्लस डी डैश है, तो यानी कितना है? t प्लस डी डैश है एक्चुअल डेप्थ, इज इक्वल टू μ2, यानी जिसमें ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कहां है बच्चा? तो ऑब्जर्वर यहां पे है। अब यानी कि μ2 कितना है? एयर है, तो यानी 1 हो गया, और अपॉन μ1 यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है बच्चा? यानी इसके अंदर क्या? ये ग्लास है, तो ग्लास का क्या हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा भाई? तो μ इंटू जी। हमें क्या निकालना है? d डैश निकालना है। तो d डैश कैसे निकल जाएगा? इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, तो d डबल डैश जो आएगा कितना आएगा बाबू? तो t प्लस d डैश और अपॉन में म्यू जी। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? अब क्या करो, यहां पे तुम d डैश की वैल्यू म्यू जी इंटू एक्स रख सकते हो। ठीक है, कहां पे भाई? वहां पे तो रख दो आप लोग, है ना, d डैश की जगह पर। तो d डबल डैश की जगह पर लिख सकते हो तुम t, ठीक है, और अपॉन म्यू जी प्लस d डैश की जगह पर क्या रखेंगे? म्यू जी इंटू एक्स, तो म्यू जी इंटू एक्स और अपॉन म्यू जी, यानी म्यू जी हम दोनों को भागा दे दिए अलग अलग। तो ये म्यू जी कैंसिल हो गया, तो d डबल डैश की वैल्यू आ रही है t और अपॉन म्यू जी प्लस में x। ठीक है, ये क्या निकल के आया? d डबल डैश आ गया। यानी कि ये फाइनल इमेज आपका बना है कहां से? ऑब्जर्वर के लिए इस सरफेस से। ठीक है, तो यही अगर तुमसे पूछे कि फाइनल इमेज कहां बनेगा किसी ग्लास स्लैब के थ्रू, तो भाई ऑब्जेक्ट यहां पे था और फाइनल इमेज कहां बना? यहां बना। तो यही हमारा d डबल डैश ही फाइनल इमेज का, ये क्या है? ये पोजीशन है किसका? ऑफ फाइनल इमेज। कहां से? फ्रॉम अपर सरफेस। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? शिफ्ट निकालना है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट फाइनली रखा था कहां पे? ओ पे, और शिफ्ट कहां? यहां पे है। तो यानी यही ए डिस्टेंस हमें निकालना है। समझ में आ रही बात को? ये एस की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है ना। तो बहुत ही आसान है ये, अब है ना, आप इजिली जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। देख लेते हैं। तो लिखेंगे शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब। किसके लिए? फॉर ऑब्जर्वर के लिए। तो देखो ध्यान से, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? यहां पे है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना था? x था,
और ये कितना थिकनेस है, टी है। यानी कि शिफ्ट अगर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, बताओ मेरे को तुम। कुछ नहीं करना है, इसको यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं इस सरफेस से ये डिस्टेंस में से घटा देना, कौन से, ये जो फाइनल आया है इस डिस्टेंस को, यानी अगर इतना में से इसको घटा दोगे तो ये शिफ्ट निकल जाएगा। तो अगर वही मुझे करना है तो क्या करेंगे, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी बताओ, यानी यहां से यहां कितना है, टी है, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना माने थे, एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी प्लस एक्स में से घटा देंगे किसको, डी डबल डैश को। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक जो है हमारा जो फाइनल इमेज बना है ये दूरी कितना है, डी डबल डैश है वहां पे निकाल चुके हैं, तो इसको यहां पे रख दो। क्या रखोगे, टी प्लस एक्स माइनस डी डबल डैश की वैल्यू क्या है, टी बाई म्यू जी प्लस एक्स है ना। तो यहां से देखोगे कि तो टी आ गया प्लस एक्स, या मैं डायरेक्टली यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो टी और ये माइनस प्लस माइनस टी अपॉन म्यू जी लिख सकते हो। अगर टी यहां पे कॉमन लेते हो तो 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, म्यू जी आएगा ना। ये हमारा फाइनल शिफ्ट है, ठीक है। कब, जब हम किसी ग्लास स्लैब को रखेंगे कहां पे, एयर में। अच्छा, यहां पे और भी क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है कि ये ग्लास स्लैब को एयर में ना रख करके कोई अलग मीडियम में आपको रख दे, समझ में आ रहा है बात। तब फिर क्या करोगे आप, उसको हम लोग देखते हैं। एडवांस तो पढ़ा ही रहे हैं, मेंस तो खत्म कर देते हैं, एडवांस से चलते हैं। हाँ, अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि अगर बोले कि इफ ग्लास स्लैब इज सराउंडेड बाय डिफरेंट मीडियम, यदि ग्लास स्लैब जो है ना, ग्लास स्लैब, ये अगर इसके चारों तरफ एयर ना होकर कोई और मीडियम हो तो हम क्या करेंगे, तो बोल सकते हैं इसलिए शिफ्ट जो होगा बच्चा, शिफ्ट जो होगा आपका, यानी कि एस जो होगा वो कितना होगा, टी जो थिकनेस है ग्लास स्लैब का इंटू 1 माइनस जो यहां पे 1 है वहां पे म्यू एयर का था, वहां पे म्यू सराउंडिंग का कर देना, ठीक है। तो क्या कर देगा तू, म्यू किसका, सराउंडिंग का, और अपॉन में म्यू किसका, ग्लास का, ठीक है। यानी सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कब, जब हमारा ये ग्लास स्लैब क्या कहां रख दिया जाए, किसी सराउंडिंग मीडियम में, यानी कि नॉट इन एयर, यानी पानी के अंदर ग्लास रख दो और हम पानी के अंदर से देखें, ठीक है। तो फिर आप ऐसे इसको यूज करोगे, कहां पे, जहां पे 1 है वहां पे सराउंडिंग वाला आप म्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और फिर आपका शिफ्ट निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस ये देखना है कि कितना बार, यानी कि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो ये शिफ्ट पहले किया होगा, अब ये जो शिफ्ट किया तो इस सरफेस के लिए वो इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अगर इस सरफेस से पहुंचेंगे तो इसके द्वारा जो शिफ्टिंग होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो इसके लिए फिर से अपरेंट वाला, तो कुछ नहीं करना था, अपरेंट बाय एक्चुअल इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। अगर ये फंडा याद है, अगर बेसिक याद है तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, मान लो क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और इसकी थिकनेस दी हुई है कुछ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। अब पूछ रहा है क्या ये ग्लास स्लैब है, तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लिखना था क्या बाबू, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, याद है ना। तो टी कितना है, ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, 15 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो 15 रहने दो, और 1 माइनस 1 पॉइंट, तो वहां पे 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो 15 इंटू 0.5 और अपॉन 1.5, यहां से 3, यहां से 5, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
मीटर। क्लियर है? अब देखो, अगर तुमसे कोई पूछता कि अगर इसी क्वेश्चंस में समझना बात को, कि अगर मान लेते हैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से यहां तक का दूरी जो है वो है 12 सेंटीमीटर, है ना? तो यानी कि बोल रहा है क्या कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट 12 सेंटीमीटर, कहां से? फ्रॉम बॉटम सरफेस ऑफ ग्लास, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अगर पूछता है फाइनल इमेज का पोजीशन बताओ, कहां से? फ्रॉम टॉप सरफेस। तो समझना ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहां पे है और फाइनल इमेज कहां बनेगा? तो यानी जितना यहां से यानी कि शिफ्ट हो गया होगा पहले, यानी इस ये ग्लास स्लैब के कारण यही ना ऑब्जर्वर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा, तो ये ग्लास स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया होगा थोड़ा सा नॉर्मली, तो यानी यहां से कहां पहुंच गया होगा? यहां पे पहुंच गया होगा, यही फाइनल इमेज बना होगा I2, और दिस इज योर शिफ्ट यानी S। और कितना निकाले हो शिफ्ट? 5 निकाले हो ना? तो यहां से यहां कितना है? तो यानी कि यहां से अगर ये डिस्टेंस अगर निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो कितना आ जाएगा? तो यानी कि हेयर शिफ्ट जो है आपका इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर है ना? तो लोकेशन ऑफ इमेज कहां से? फ्रॉम बॉटम सरफेस। कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? बॉटम यानी इस सरफेस से, तो देखिए यहां से यहां तक दूरी कितना है? 12 है ना? ये कितना शिफ्ट किया है? 5 ना? तो क्या जाएगा? 12 माइनस 5 बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। यानी यहां से कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अगर पूछता है कहां से? टॉप सरफेस से, यानी अगर यहां से पूछ रहा है तो भाई यहां से यहां तक दूरी कितना है? 15 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम टॉप सरफेस, तो भाई टॉप सरफेस से कितना डिस्टेंस है? तो देखिए यहां से यहां ये 15 है और ये 7 है, तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 7 बराबर कितना? सॉरी 22 सेंटीमीटर, है ना? यानी कि फाइनल इमेज टॉप सरफेस से कहां बन रहा है भाई? तो 22 पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना हुआ है बाबू ऊपर की तरफ? तो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। तो आपको यार क्वेश्चंस जो है घुमा करके दे सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है बात को? अब हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस मजेदार मजेदार यहां पे क्वेश्चंस आता है। यानी अब ये ग्लास स्लैब भी रहेगा और मिरर भी रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो मिरर भी रहेगा, ग्लास स्लैब भी रहेगा, और तब पूछेगा कि तुम बताओ फाइनल इमेज क्या होगा। देखना बहुत मजेदार यहां पे कॉन्सेप्ट आने वाला है ना। धांसू धांसू क्वेश्चंस जो है चुटकी में बनेगा, ठीक है? बस याद रखेगा, लंबा होगा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है? चलो देखते हैं ना, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना? देखो इसको जी, देखो बहुत आसान रहेगा ना। देखो क्वेश्चंस, और देखो क्वेश्चंस में वैरायटी दिखाता हूं। देखो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज एज शोन इन द फिगर। एज शोन इन द फिगर। देखो ये है फिगर, मान लेते हैं। बताओ ये मेरे को कौन सा मिरर है ना? कॉनकेव। बहुत मजा आने वाला, ठीक है? और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं यहां पे एक ग्लास स्लैब रख दूं, ठीक है, और यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दूं, और मैं बोलूं कि ये जो पोल है मेरा, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है,
21 सेंटीमीटर, और ये जो है हमारा ये है 3 सेंटीमीटर, और ये म्यू दिया हुआ कितना 1.5 ग्लास है ना ये। तो सोचो जरा सा, इस समझना ध्यान से, इस मिरर के लिए इसका रेडियस भी ले लो भाई, रेडियस भी कुछ ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखो तो तुम पाओगे क्या कि इसके लिए ऑब्जेक्ट तुमको कहां पे दिखाई देगा। पहले तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना है ना, तो यहां पे से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 21 पे, तो तुम क्या करोगे कि ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को 21 ले लोगे सेंटीमीटर में माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि यहां से रे इधर आएगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बीच में तो ग्लास स्लैब रख दिए ना, तो ये एक्चुअली में जो 21 है ये 21 दिखाई देगा नहीं ना, तो यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे कि फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास। एक्चुअली में इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट 21 पे दिखाई नहीं देगा, ये ग्लास उसको कुछ शिफ्ट कर देगा अपने जगह से, ठीक है ना। तो पहले देख लो कि ये ग्लास इस ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद आप फंडा लगाइएगा, ठीक है। तो यानी कि हम निकाल रहे हैं कि फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले शिफ्ट निकालना पड़ेगा किसके द्वारा, कि ग्लास स्लैब भाई कितना इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया है, तब हम ये एक केस एक्चुअली में गलत है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो भाई टी के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, फिर से 3 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, यानी कि 3 इंटू 0.5 और अपॉन 1.5, फिर इसको काट दो 3 से, फिर काट दो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है यहाँ पे आ चुका होगा, कितना से शिफ्ट कर चुका होगा 1 सेंटीमीटर से। तो इसीलिए अब इस मिरर को बाबू ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहाँ पे दिखाई देगा, इधर से कितना 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी यहां से जो दूरी होगी यहाँ की ये कितनी जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जो ध्यान से देख लो, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा 21, माइनस कर देगा क्योंकि इधर शिफ्ट हो चुका है, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी अब बताओ u जगह पर कितना है -20 सेंटीमीटर, किसके लिए, इस मिरर के लिए। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है r भी 20 सेंटीमीटर, माइनस में लिखेंगे क्यों, क्योंकि कॉनकेव है। अब सोचो ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर पे है कि नहीं है, यानी कि हेयर ऑब्जेक्ट जो है इज एट सेंटर। देन अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनता है, सेंटर पे ही बनता है ना। तो इमेज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर, तो भी की वैल्यू भी कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस में, यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे दिखाई देगा क्या, इमेज। अगर तुम इसका रे डायग्राम बनाना कि मैं इंटरेस्टेड हो, तो यहां से अगर ये रे जो आ रही होगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम खींच दें नॉर्मल तो इधर जाएगी, फिर खींच दें तो फिर ऐसे जाएगा, और इस पे ऐसा लगेगा मिरर को कि ये जो रे है कहां से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है। क्यों सेंटर से आ रहा है, क्योंकि बाबू ये जो है कितना है शिफ्ट हो गया, 1 शिफ्ट हो गया है ना, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में 20 पे है कि नहीं है। तो भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे इसको दिखाई देगा मिरर को 20 पे, यानी लगेगा कि ये जो लाइन है वो सेंटर से आ रहा है, इसलिए जो लाइट आएगा उसी को रिट्रेस कर लेगा, तो यही रिट्रेस कर लेगा। क्यों, क्योंकि इमेज पे कितना से टकराएगा 90 डिग्री से टकराएगा। समझ रहे बात। और इंटरेस्टेड क्वेश्चन, चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं। और बाबू क्या है क्वेश्चन, जो देखो मान लो कि ये में जो है मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक हमारा ग्लास स्लैब है, ये क्या है बच्चा, ये ग्लास स्लैब है, और इसकी थिकनेस दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और ये जो यहां से जो दूरी है ना ये इसका 10 सेंटीमीटर है, और इस मिरर का जो फोकस है ना वो 40 सेंटीमीटर ले लो। और उसके बाद यहां से ये बोल रहे हैं हम कि ये एक ऑब्जेक्ट है वो
कितना दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो बोल रहा है क्या कि यहां पे एक ऑब्जर्वर है, तो फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एंड इट्स डिस्टेंस। किसके लिए बाबू? फॉर ऑब्जर्वर के लिए। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो। देख, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनाएगा? मिरर बनाएगा। और उस इमेज को कौन देखेगा? ऑब्जर्वर देखेगा। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहले ये देखो कि इमेज पता करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो यहां पे है मिरर के द्वारा, लेकिन देख क्या रहा है कि बीच में क्या लगा हुआ? ग्लास है। तो पक्का ये ऑब्जेक्ट जहां पे है वहां पे दिखाई नहीं देगा। किसको? मिरर को। तो भाई ये जो ग्लास है वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देगा। तो पहले निकाल लो कि शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब। तो देखो, शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब। तो भाई शिफ्ट का फॉर्मूला T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो भाई 15 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5। 1 माइनस 1.5 का वैल्यू 1/3 होता है, ध्यान रख लेना। तो 15 इंटू 1/3, तो काट दो भाई 5 से, तो कितना गया? 5 सेंटीमीटर। यानी ग्लास की तरफ शिफ्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये ऑब्जेक्ट जो यहां पे है सर, ये शिफ्ट हो गया 5 सेंटीमीटर और यहां पे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट। यानी कि इस मिरर को बाबू, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे नहीं, यहां पे नजर आएगा, और ये मेरा यू होगा, है ना? तो ये यू कितना आएगा बाबू? तो 15 और प्लस ये कितना? 15 ही ना, क्योंकि टोटल 20 था, तो 5 तो शिफ्ट हो गया। तो 15 प्लस 15 30 या प्लस 10 40। तो यू कितना आया बाबू? तो माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर। फोकस कितना है कॉन्वेक्स का बाबू? तो प्लस ऑफ 40 सेंटीमीटर है। तो भाई 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस बराबर 1/f लिखेगा बाबू। तो 1/v की जो वैल्यू आएगी 1/f माइनस 1/u, तो 1/40, और ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे, प्लस हो जाएगा 1/40, यानी कि 2/40 बाबू, यानी 1/20। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20, तो इसलिए v इज इक्वल कितना बाबू? 20 सेंटीमीटर। यानी बाबू ये जो है प्लस में आया है, तो यानी पक्का इमेज मिरर के दाएं तरफ ही बना होगा, क्योंकि रे तो ऐसे आ रहा है, ये जा रहा है रे, तो भाई इधर की तरफ, तो ये यही मेरा हो जाएगा क्या चीज? आई कितना पे? 20 सेंटीमीटर पे। यानी कि ये जो मिरर है वो इमेज बना दिया इस ऑब्जेक्ट का। कहां पे बनाया? यहां से 20 सेंटीमीटर पे बनाया। अब इस 20 सेंटीमीटर को कौन देखेंगे? ये ऑब्जर्वर देखेंगे। तो क्या ये ऑब्जर्वर इसको 20 पे देख लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर मिरर के आसपास थोड़ी है, ऑब्जर्वर इस ग्लास के इस तरफ है। तो ये इमेज फिर से एक बार शिफ्ट होकर के दिखाई देगा इस ऑब्जर्वर को, और ये शिफ्ट कौन करेगा? तो ग्लास करेगा। तो ग्लास कितना शिफ्ट कर सकता है? तो 5 सेंटीमीटर कर सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि दिस इमेज इज शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर। किसके कारण? बाय ग्लास स्लैब। किधर के तरफ? ग्लास के तरफ। तो यानी यहां से जो इमेज है यहां से शिफ्ट होकर के 5 सेंटीमीटर यहां पे नजर आएगा फाइनली, है ना? और ये डिस्टेंस कितना नजर आएगा? तो 20 - 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर, है ना? इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर किसके लिए? फॉर ऑब्जर्वर के लिए। फॉर ऑब्जर्वर बराबर कितना? तो प्लस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है?
तो एक्चुअली में इमेज उसको +15 नजर आएगा, लेकिन इमेज 1 कहां पे रहा था, +20 पे। तो 5 क्यों कम हुआ, क्योंकि ऑब्जर्वर ग्लास के इस तरफ है और मिरर उस तरफ है। तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट शिफ्ट होकर के दिखाई दिया था मिरर को, उसी तरह से इमेज भी शिफ्ट होकर के दिखाई देगा किसको, ऑब्जर्वर को। समझ में आई बात? तो ये 2 बार शिफ्ट होगा, एक बार मिरर के लिए और एक बार ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। तो ये 2 बार आपको शिफ्ट लगाना है। तो ध्यान देना है कि कौन देख रहा है, किसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, और वो उसको देख लो कि उसके बीच में कोई मीडियम है कि नहीं, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो शिफ्ट आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन सेशन लाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रही बात? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, थ्योरी के लिए प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन का सेशन एक बार आएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।